सभी का पुनः स्वागत है। इस सत्र के संचालन हेतु मैं निवेदन करूँगा हमारे चेयरपर्सन श्री आर.के. वैश्य को कि वो हमारे प्रोफेसर प्रेमव्रत, प्रोफेसर आर.के. खंगाल, प्रोफेसर प्रेम खोसला त्रिमूर्ति को मंच पर निमंत्रित करें। अगला स्टेप आया अपने शास्त्रों में आरती तो जैसा कि पिछले सत्र में हम वैष्णो महाजन के कार्यक्रम से हम लोग सम्मानित कर पाए विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को, तो इस सत्र का प्रारंभ हम प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला सर, जिनको इस मंच ने, इस प्लेटफॉर्म ने महामना मदन ग्रुप ने और से सम्मानित किया। तो हम लोग व्रत से आते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि ठाकुर जी की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मैं प्रोफेसर खोसला को तो दुनिया जानती ही है, कुलाधिपति हैं शिरोमणि विश्वविद्यालय के। तो मैं मैडम सरोज खोसला नाम से निवेदन करूंगा कि वो कुछ शब्द, कुछ वक्तव्य, क्या कुछ ऐसी ऊहापोह में थे 2005 में, और जिसको लेकर एक सूक्ष्म सारांश वक्तव्य में प्रोफेसर खोसला की ये जो सेवा निवृत्ति के बाद सेवा प्रवृत्ति की जो उनकी लीला रही, उसके बारे में सभी को थोड़ा सा अनुग्रहित करें और फिर हम इस सत्र की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। Give a big hand to madam. सभी यहाँ उपस्थित व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं तो शायद अपने आप को इस योग्य नहीं समझती कि कोई शब्द कह सकूँ इस इतने विद्वान लोगों के समक्ष, लेकिन मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया ये कहने का कि डॉक्टर खोसला कैसे प्रोत्साहित हुए इस क्षेत्र में आने के लिए। तो मैं शिक्षा से भी बहुत देर से मेरा संबंध था। मैं एक अध्यापक, टीचर और प्रिंसिपल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रही। तो मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ की शिक्षा और विदेशों की शिक्षा में क्या अंतर है, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला ऑक्सफोर्ड में जाने का 21 साल डॉक्टर खोसला के साथ, और वहाँ पर मैंने शिक्षा में ही कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा किया। वहाँ से मुझे बड़ी इच्छा ये हुई कि हमारे बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं वो बड़ी ट्रेडिशनल टाइप की है। पहली क्लास के ही बच्चे एडमिट होते हैं स्कूल के अंदर, और हम उनको ABC और जो ये पहाड़े कहते हैं जिनको हम पहले कहते थे वो मेमोराइज करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आरंभ में उनकी ये जो शिक्षा में रुचि अब खत्म हो जाती है और वो ऐसा समझते हैं तो बहुत बड़ा भार है। लेकिन मैं चाहती थी ऐसे कि ऐसा मैं स्कूल खोल लूँ जिसके अंदर में हमारे बच्चे पढ़ सकें। छोटे छोटे बच्चे थे, हमने इनको एडमिट करवाया था वहाँ पर ऑक्सफोर्ड के अंदर, पहली क्लास और दूसरी क्लास, वहाँ छोटी छोटी क्लासेस थे। जब मैं स्कूल में इनको बच्चों को लेकर गई तो इनको छोटे छोटे जो हम फेंक देते हैं, ये जो हमारे कारपेंटर्स होते हैं ब्लॉक्स, इनको खेलने के लिए दे दिए, और एक छोटा सा सैंड पिट बना हुआ था इनके स्कूल के अंदर, और वहाँ पर देयर वर ओनली 2 टीचर्स जो इनको हैंडल करती थी छोटे बच्चों को, और छोड़ देती थी अपने आप सब कुछ खेलने के लिए। बुक्स भी होती थी, लेकिन कोई बच्चा बुक की तरफ नहीं जाता था। मेरी ऑब्जर्वेशन बिकॉज आई वाज ए टीचर देयर, तो मैंने देखा इन बच्चों की रुचि होती है, सब ब्लॉक्स के पीछे जाते थे, नेल्स एंड ब्लॉक्स। तो ऐसा ही स्कूल, क्रिएटिविटी का स्कूल भरा हुआ मैं खोलना चाहती थी, लेकिन स्कूल तो मैं नहीं खोल पाई। जब हम ये अपने रिटायर हुए प्रोफेसर खोसला, तो हमने सोचा एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं हम अच्छा सा। सौभाग्यवश हमें एक इंस्टीट्यूट खोलने का मौका मिल गया। अभी भी ये इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश
यूनिवर्सिटी के साथ संबंधित था, रिकग्निशन नहीं होती उसके साथ था रिकग्नाइज, और अभी भी ये इंस्टीट्यूट इसी प्रकार से चल रहा है और मैं वहाँ पर ऐसी ही शिक्षा देना चाहती हूँ। मेरा एम था वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जब हम सब, लेकिन फ्रीडम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरत होती है जो हम अभी तक नहीं क्रिएट कर सकते अपनी एजुकेशन के अंदर। जब हम उनको खुला छोड़ देते हैं लोग सोचते हैं छुट्टी हो गई, लेकिन एजुकेशन और फ्रीडम दोनों ही आपस में बहुत मिले जुए। हम तभी सीख सकते हैं जब हम फ्री होते हैं। फ्री जैसे AI आ रहा है, आई थिंक इंडिया विल बी एबल टू डू a lot of things because of the freedom of the state, they have the freedom to go here and there। उसके बाद ये विश्वविद्यालय आ गया जहाँ पर प्रोफेसर खोसला तो एजुकेशनिस्ट थे ही शुरू से क्रिएटिविटी में, तो उन्होंने कहा हम तो विश्वविद्यालय बनाएंगे और वो हमने दोनों ने मिलकर प्रारंभ में जो हमारा इंस्टीट्यूट था उसी को एलिवेट करना चाहते थे पहले जो छोटा खोला था, लेकिन बाद में खुलते खुलते विश्वविद्यालय को 5 साल लग गए और सबने सोचा एक इंस्टीट्यूट को बंद करना तो ठीक नहीं होगा, एक नया ही विश्वविद्यालय बनाते हैं। तो उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना कर ली और मैं अभी भी उस संस्थान में जो हमने आरंभ किया था जो कि एक मदर इंस्टीट्यूट में उसको कहती हूँ, और यूनिवर्सिटी को कहती हूँ चाइल्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट। जब भी कोई कहता है वो तो बहुत आगे बढ़ गया, नहीं था कोई बात नहीं, बच्चे हमेशा पेरेंट्स से बहुत आगे निकल जाते हैं, तो हम छोटे से आगे बढ़ते हैं। तो मेरी सबसे यही विनती है, बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन आपके आगे तो कुछ भी कहना मेरे लिए संभव नहीं है कि हम ऐसी शिक्षा दें जिसमें कि बच्चों की रुचि हो। मेरी यही एक धारणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी वो VCG के बारे में तो कहो कुछ थोड़ा दो शब्द। ये छोटा बच्चा होता बहुत शरारती होता था एंड वेरी क्रिएटिव, बात नहीं मानता था किसी की भी। इसीलिए VC बना दिया आपने, इसीलिए VC बना दिया। इसको VC बना दिया जी हमने। और अभी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसके पास चेयर है कि हर वक्त मैं इसको देखती हूँ, हर वक्त मेरे साथ तो इसको दिन में 1 या 2 मिनट भी शायद बात करने का मौका नहीं मिलता, हर वक्त कुछ ना कुछ करने में। सोशल मीडिया में इतना अच्छा लिखते हैं वो, इतना बढ़िया। ये बच्चा है तो अच्छा लेकिन अपने मतलब से काम करने वाला बच्चा है। जननी के ऊपर गया। अब ये एक ही विश्वविद्यालय नहीं बल्कि ये भी ये सोचता है कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं। इसने सोचा कि हम बाहर जाने की सब सोचते हैं कि वहाँ के बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए क्यों ना आए, तो ऐसे ही विश्वविद्यालय स्थापित करने की हिंदुस्तान में कोशिश कर रहा है। और इसी साल 7 ऐसे विश्वविद्यालय जो कि वहाँ से सपोर्टिव होंगे दूसरे, और कोई भी ऐसा छोटा विश्वविद्यालय इसने नहीं चुना जो कि रैंकिंग में कम हो। हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज इसने चुनी में आने के लिए। अब आपको न्यूज़ के मुताबिक पता तो लगता ही जाएगा क्या कर रहा है ये अतुल। तो आई थिंक ही विल बी सक्सेसफुल, ही इज डूइंग वेरी वेरी हार्ड। ऑल ऑफ अस शुड pray for him, he should be successful, and all our educational institutions will be upgraded than anything। बहुत तरक्की हो रही है हर क्षेत्र में। ये जो आपने सबने यहाँ पर बताया क्या क्या हम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट पे, ये मेरा दिल करता है एक बार फिर मैं छोटी हो जाऊँ और ये सब कुछ सीखूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट मैम। भारतीय मनीषा में हम लोगों को जब प्रोफेसर खोसला और प्रोफेसर अतुल खोसला दोनों को हमने एक साथ देखा तो याद हुआ ही सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ज्ञान की है जो विद्वत धारा है परंपरा में कैसे प्रवाहित होती है, यही समृद्धि का द्योतक है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरविंद अग्रवाल को वो भी मंचस्थ हों और उससे पहले मैं उनका एक सूक्ष्म सारांश वक्तव्य अंडरस्टैंडिंग अर्था। हम लोग मोक्ष की बातें हैं सनातन भारत में, हम मोक्ष नगरी में पहुंचते हैं, हम धर्म की बातें करते हैं, कामनाएं छिपी रहती हैं, खजुराहो तक ही छूट जाते हैं, रेसिपी इज कॉमन जायज। तो सर का जो विशद उद्भट ज्ञान है अद्वैत इंस्टीट्यूट में, और इन्होंने पूरे उपनिषद का प्रणयन किया है, व्यवसाय उपनिषद। तो सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर,
देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर. तो in the couplet format, Dr. Agrawal, he's a doyen management educator all through, and he has compiled a very beautiful, a very voluminous book. It's worth referencing and taking note from. It's like an encyclopedia. आपको कभी कोई कष्ट आ जाए डिक्शनरी की तरह तो आप खोल लीजिए और जो सूत्र आएगा that is something very deeply anchored into the भारतीय मनीषा. एक applied दर्शन विज्ञान को व्यवहार में इन्होंने पिरो दिया है. समृद्धि के एक बहुत बड़े उद्भट हैं. इससे पहले मैं डॉक्टर अग्रवाल को निवेदन करूं, आई वुड रिक्वेस्ट हमारे राजेश बिष्ट जी को कि उनकी पितृ भक्ति जो है आज के समय में, क्योंकि हम डॉक्टर अतुल खोसला की बात कर रहे हैं, एक परंपरा की बात कर रहे हैं, तो हमारे राजेश बिष्ट जी जो कि अल्मोड़ा में शिखर, इन पूर्वांचल यू वुड बी नोइंग दैट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मूल नारायण, एंड इट्स MSL मीन सी लेवल हाइट इज इक्वानिमस टू दैट ऑफ बद्रीनाथ. तो कह सकते हैं कि बद्रीनाथ जहाँ विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं वो भी विष्णु का मंदिर है. मूल नारायण कपकोट के ऊपर श्यामा से थोड़ा नजदीक. तो वहाँ की उनकी जो मनौती रही, जो पूर्वांचल के धीरू भाई के रूप में हमने उन्हें आज सम्मानित किया, मानस खंड पूर्वांचल, राजेश बिष्ट जी. तो कुछ बात अपने पिता के बारे में कैसे वो उठे एक सूक्ष्मता में, आई रिक्वेस्टेड हिम. राजेश बिष्ट जी. धन्यवाद राघव जी. मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित, मैं आपका सबका आभार और अभिनंदन करता हूँ. आज सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सुबी मैडम का और राघव जी का कि वो आप अल्मोड़ा आए और उन्होंने आपने सेवाएं दी और सेवाएं दे रहे हैं, और बल्कि पूरा अल्मोड़ा घुमाऊँ इसके लिए बहुत उनके लिए आभारी है कि वो उतनी दूर से और ऑल इंडिया टॉपर रहते हुए भी उन्होंने चुना रानीखेत और अल्मोड़ा को. तो आज वो हमारे ही कैंपस परिसर में उनको क्लिनिक हमने प्रदान किया है सुरभि मैडम को. तो वो उससे शहर के लोग काफ़ी उनका आभार व्यक्त करते हैं, तो मैं उनकी ओर से आपको आभार व्यक्त करना चाहूँगा. अब जहाँ तक बात अपने पिताजी की मैं करना चाहूँगा भी रेट जगत सिंह जी, तो मुझे लगता है कि मेरी ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि उनके बारे में बोल सकूँ, क्योंकि जो उनका संघर्ष रहा है उसको पूरी दुनिया जानती है. लेकिन फिर भी आप लोग अगर आप करें सर तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा. जहाँ तक उनकी जो उनका स्ट्रगल है उसका प्रश्न है, तो वो एक अल्मोड़ा जिला जो है उसके सबसे रिमोट एरिया जिसको माना जाता है, कपकोट बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. तो वहाँ के रहने वाले हमारे पिताजी तो शुरुआत में काफ़ी गांव में रहते थे. हमारे दादाजी भी एक किसान थे और छोटे मोटे कर्मचारी भी रहे हैं. तो उनकी ईमानदारी और उनका जो स्ट्रगल है वहीं से शुरू होता है. कपकोट क्षेत्र में उनके संग एक बहुत बड़ी घटना हुई. मैं उनका नाम लेना चाहूँगा बड़े रिस्पेक्ट से. डाबर कंपनी ओनर डॉक्टर अशोक वर्मन, सब जानते हैं उनको, जो आज मोहित वर्मन को सब जानते हैं. उनके दादाजी बहुत बड़े फाउंडर रहे हैं डाबर के. उनके वैसे तो उनके दादाजी रहे हैं SK वर्मन, लेकिन डॉक्टर अशोक वर्मन को सब जानते हैं. तो अशोक वर्मन जी अपने टीम के साथ पिंडारी ग्लेशियर विजिट में आए थे 1950 के टाइम पे. तो वो कपकोट जो कि वही एक छोटा सा गांव था जहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी थी, तो वहीं रुके PWD गेस्ट हाउस में. तो वहीं मेरे जो दादाजी थे वहाँ उसके केयरटेकर थे. तो जब वो वहाँ आए तो उन्होंने डॉक्टर अशोक वर्मन जी ने रिक्वेस्ट की मेरे दादाजी से कि मुझे पिंडारी ग्लेशियर जाना, क्योंकि उस बड़ा रिमोट एरिया था और थोड़ा सा दुर्गम था. तो वो साथ में उनको लेके मेरे फादर को लेके गए असिस्टेंस के लिए. तो 10-15 दिन का टूर था. तो जब वापस आए तो उन्होंने मेरे दादाजी से रिक्वेस्ट की कि अपने लड़के को मेरी कंपनी में आप भेज दो, क्योंकि वो वर्क भी कर लेगा. तो मेरे फादर बेरोजगार थे और गांव में रहते थे. तो उन्होंने उनके लिए, तो मेरे फादर के लिए, तो मेरे दादाजी के लिए तो ब्लेसिंग थी कि वो इतने बड़े व्यक्ति इनके बारे में बोल रहे हैं. तो उन्होंने उनको साथ में भेज दिया. तो 1950 के टाइम पे मेरे फादर डॉक्टर अशोक वर्मन के संग कलकत्ता गए. उन्होंने 10 या 15 साल डाबर कंपनी में सर्व किया. काफ़ी अच्छी संघर्ष के पूरा ऑल ओवर इंडिया का उन्होंने टूर किया और साथ में काफ़ी उनका प्रमोशन भी हुआ, काफ़ी अच्छी पोस्ट में रहे.
लेकिन उत्तराखंड की जनता और पूरा जो भी उनको जानते हैं हमारे फादर को, वो उनको इसलिए उन्होंने एक बड़े नाम का दर्जा दिया मेरे पिताजी को, क्योंकि जब वो बड़ी पोस्ट में थे दिल्ली में, क्योंकि डाबर कंपनी बेसिकली कलकत्ता की है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी, तो डाबर का फुल फॉर्म है, कई लोग नहीं जानते होंगे। डाबर का फुल फॉर्म है डॉक्टर बर्मन, वो स्लैंग से DABR हो गया है, ये आज मेरे को भी बहुत बाद में पता चला। तो डाबर डॉक्टर बर्मन से ही पैदा हुआ है। तो जब वो कलकत्ता से दिल्ली में कंपनी आई, बल्कि आपके साहिबाबाद में ही आप जानते हैं, तो जब वो यहाँ डाबर कंपनी दिल्ली में आई, तो मेरे फादर क्योंकि अलग ही मिट्टी के बने थे, तो उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर अशोक बर्मन उनके फ्रेंड भी थे, साथ ही साथ मालिक तो थे, फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वापस पहाड़ में जाना चाहता हूँ, डाबर कंपनी की शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ, आप मुझे अलाउ कीजिए। तो उन्होंने बर्मन साहब ने कहा ठीक है भाई, हमको भी जरूरत है कि भाई यूपी का पहाड़ी एरिया, उत्तराखंड उस वक्त बना नहीं था, तो पहाड़ी एरिया कहते थे उसको, तो आप वहाँ जाइए। तो वो अपनी नौकरी, और बहुत अच्छी नौकरी और अपनी अच्छी पोजीशन छोड़ के वो अल्मोड़ा आ गए, क्योंकि कपकोट तो बहुत दूर था, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, सबसे बड़ा शहर अल्मोड़ा ही था वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो वहाँ उन्होंने डाबर की शुरुआत 1962 में, वहाँ उन्होंने डाबर कंपनी का अपनी शोरूम खोला, और वहाँ से उन्होंने डाबर कंपनी की वहाँ अपनी एक फाउंडेशन रखी। तो पूरे कुमाऊं में डाबर कंपनी को इस्टेब्लिश करने का जो श्रेय मेरे फादर को जाता है, और उन्हें गांव-गांव में डाबर कंपनी को पहुँचाया अपनी मेहनत से, और आज उनको डाबर के वजह से जाना जाता है। लेकिन चूँकि वो एक इंटरप्रेन्योर स्किल के थे, वो सिर्फ डाबर तक ही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने कुमाऊं का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट टाइगर कंपनी नाम से खोला। तो सबसे ज़्यादा बसें 1982 में उन्होंने बहुत एडवांस बसेस बरेली से लेके इंट्रोड्यूस की पहाड़ में, क्योंकि काफ़ी विजनरी थे, तो उन्होंने सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट खोला। फिर ट्रांसपोर्ट खोलने के बाद वो हर बार नए नए सेक्टर ढूंढते थे, तो जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट खोल दिया, तो उसके बाद उनको ज़रूरत पड़ी, उनको लगा कि हमारे पहाड़ में टूरिज़्म डेवलप नहीं हो पा रहा, बाहर से लोग आ तो रहे हैं, लेकिन टूरिज़्म के नाम पे हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, ना होटल है, ना ऐसी कोई एकोमोडेशन की है कि वो रुक पाएँ। तो उन्होंने शिखर होटल की नींव रखी। अल्मोड़ा शहर के बारे में ये कहा जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो था, कल्चरल केंद्र भी था, लेकिन वहाँ टूरिज्म के नाम पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। नैनीताल बगल में है, बगल में रानीखेत है, इवन कौसानी है हिल एरिया, वो अल्मोड़ा से कहीं ज़्यादा डेवलप थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अल्मोड़ा थे, लेकिन अल्मोड़ा में टूरिज्म एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो वहाँ उन्होंने 1987 में होटल शिखर बनाने की नींव रखी, और 1989 में उन्होंने होटल शिखर का निर्माण पूरा हुआ और शुरू हुआ। आज होटल शिखर उस वक्त पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट में, बल्कि ओपनिंग में हमारे जो लेट गवर्नर BD पांडे जी ने, सब जानते होंगे, तो गवर्नर रहे हैं 84 में ब्लू स्टार ऑपरेशन में BD पांडे जी, तो उन्होंने उसका इनोग्रेशन किया। वो हमारे पड़ोसी हैं, बल्कि हमारे होटल के नीचे उनका मकान भी है। तो उसके बाद उस होटल के बनने के बाद आज पूरे कुमाऊं में जो टूरिज्म डेवलप हुआ, और उसको देखे कम से कम मुझे मानना है कि होटल और होम स्टे और रिजॉर्ट मिला के कम से कम 1000 यूनिट से ज़्यादा शिखर से इंस्पायर होके आज वहाँ बन चुकी हैं। और इस वजह से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, जो हम माइग्रेशन की बात करते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहाड़ के लिए रही है। तो उस माइग्रेशन से जो लड़ने की बात गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट कहती है कि हमने बहुत सारे माइग्रेशन कमेटी बना दी है, पलायन समिति बना दी, लेकिन उससे एक खाना पूर्ति तो होती है, लेकिन आपको क्या कहते हैं, रोजगार नहीं मिलता। तो उन्होंने इसका बीड़ा उठाया, और आज कम से कम, जहाँ तक मेरा मानना है, जो स्टैटिक्स हैं, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मेरे फादर की वजह से आज को पहाड़ मिला है। और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी उनके इस जो भागीरथी प्रयास बोल सकते हैं को सराहा। और आज जो गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है अल्मोड़ा में, 2 इंस्टीट्यूट है पूरे उत्तराखंड में, मेरे फादर के नाम पे उन्होंने किया। तो इसके लिए हरीश राव जी जब CM थे, और साथ में जितने भी हमारे BJP के विपक्ष में अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी, जो सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर हैं, सब लोगों ने एक करके उनको एक श्रद्धांजलि दी। मेरे फादर की डेथ 2013 में हो गई थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मेरे फादर के नाम पे किया गया। तो आज वो
उत्तराखंड के अंदर, सिर्फ कुमाऊं के अंदर ही नहीं, उत्तराखंड में टूरिज्म का बहुत बड़ा नाम मेरे फादर रहे, और आज पूरे पहाड़ में जो टूरिज्म बढ़ रहा है और हल्के हल्के उससे इंस्पायर होके हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी टूरिज्म की ओर जा रही है। तो कहने का मतलब है कि मेडिकल और आपका टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट, तीन क्षेत्र में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान मेरे फादर ने दिया है। और इसके लिए जैसे हमारे पहाड़ में काफ़ी जैसे कि जो हमारे पहाड़ की जो इकोनॉमी होती है वो पोस्ट कार्ड इकोनॉमी पहले कही गई है, क्योंकि पहले से ही लोग सर्विस क्लास पे ज़्यादा हम लोग बिलीव करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस पे। तो हमारे फादर ने एक मेंटल जो स्टेटस कह सकते हैं वो चेंज किया कलकत्ता से आके, कि भाई हमारा पहाड़ का आदमी रोज खुद सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है और अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सकता है। तो आज पूरे पहाड़ में एक क्रांति आई है, रेवोल्यूशन आया, जिसके फाउंडर मेरे फादर रहे हैं। तो मैं यही सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ में जो एक नई समृद्धि वाली जो बात कही है और जो टीचिंग इंडिया ने आज मॉडल प्रस्तुत किया है कि हमारे वहाँ जैसे सर जी बोल रहे थे बीच में कि हमारे वहाँ स्वदेशी जो हम अपना व्यवसाय वाली बात कर रही हैं, हम खुद कैसे डेवलप करें, तो उसका बड़ा रोल मॉडल मेरे फादर श्री जगत सिंह बिष्ट जी रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इतने विद्वान लोगों के बीच में मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैडम का भी, राघव जी का भी और सब लोगों का धन्यवाद। पहाड़ के लोग दूसरे राज्यों में जाके मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। जी सर, और फिर प्रधानमंत्री भी। योगी जी हमारे उत्तराखंड से हैं सर, जैसे जी नाम उनका वैसे इसीलिए बोला सर, गढ़वाल से हैं। तो पहाड़ के लोग सर बड़े, आप तो कुमाऊं नहीं, आप तो कुमाऊं। सर मैं कुमाऊं का, लेकिन हमारे पहाड़ एक ही है, कुमाऊं गढ़वाल एक ही है। जी थैंक यू सर। आप जय राम जी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। पितृ देवो भव की इस श्रृंखला में बाबू विजेंद्र कुमार जी के सक्षम सुपुत्र हमारे कुलपति शोभित विश्वविद्यालय कुंवर शेखर विजेंद्र जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं और Having the Acharyas at the back of your shoulder ना आपको हमेशा करेक्ट कर देंगे, so that is what। तो हमने निवेदन किया था आपसे कि रेस्टोरिंग, रीइंस्टेटिंग एकेडमिया एज द आर्बाइटर ऑफ अर्थ स्वातंत्र। मैं डॉक्टर अग्रवाल को थोड़ा रोकूंगा उनके फंडामेंटल थॉट पे कि व्हाट इज अर्थ, अंडरस्टैंडिंग अर्थ फ्रॉम अ भारतीय पर्सपेक्टिव। आप बहुत ही और शोभित विश्वविद्यालय गंगोह मेरठ जहाँ से स्वतंत्रता की पहली चिंगारी निकली, तो वहाँ पे आप देखिए कि एग्रेरियन इंटेलिजेंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस उस विश्वविद्यालय में स्थापित किए गए हैं। दैट इज द विजन ऑफ इट ऑल। तो मैं कुंवर शेखर विजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि हाउ टू रेस्टोर एकेडमिया एज द आर्बाइटर ऑफ अर्थ स्वातंत्र। और उसके बाद हमारे साथ न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर के आज का दिन, लाला जी की जन्म जयंती भी है, प्रथम स्वदेशी बैंक पीएनबी उन्होंने स्थापित किया, कि किस प्रकार से हमारे जो स्वदेशी बीएफएसआई प्रोडक्ट्स हैं वो एकेडमिया के माध्यम से भारतवर्ष में अंदर तक पैच कर सकते हैं कि 84% यूपीआई 2 फिरंग कॉर्पोरेशंस के हाथ में है। तो हाउ आर एंटायर वानर सेना, द एंटायर यूथ पावर ऑन आवर एकेडमिक कैंपसेस। तो उसके बाद में पराग भीसे जी को भी निमंत्रित करूंगा इस वक्तव्य के लिए। तो कुंवर विजेंद्र शेखर सर, जाते हो आप, तो जाते ही एकदम छा जाते हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो राघव जी आपको और सुभी बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारा धन्यवाद कि आपने एक ऐसा मंच बनाया जिस मंच पर वो लोग विराजमान हैं जो इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और प्रोफेसर खोसला से मेरा मिलना पहली बार हो रहा है। वो बैठे हुए हैं जो अक्सर मुझे मिलते हैं, और इट इज़ इंडीड ए प्लेजर टू मीट यू सर। और जो भी सब लोग यहाँ बैठे हैं इस पूरे सभागार में, आप सब देश को बनाने के लिए, देश को बड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अभी मैं आपको सुन रहा था, ये जो छोटे छोटे प्रयास उस वक्त छोटे थे, उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लाया है।
और जब हम ये देखते हैं कि शिक्षा और अर्थ का क्या संबंध है, तो अर्थ का मतलब आर्थिक नहीं है। हम अर्थ को धन से जोड़ बैठे हैं और हमें लगता है कि अर्थ का जो सारा मीनिंग है वो ये है कि हाउ टू अर्न मोर मनी एंड हाउ एजुकेशन कैन बी ए टूल दैट वी कैन अर्न मोर एंड मोर मनी एंड व्हाट वी कैन डू टू अर्न, but it is not actually like that. I know that everybody sitting over here is aware of all these facts. अर्थ स्वतंत्रता, जब पहली बार मुझे बताया गया कि you have to speak on that, I saw your email, तो I thought shall I speak on आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, or something else? There are not many things which can be spoken on this subject. But the moment we say that how education can intervene or how education can empower this thing, so it changes the complete perspective. Because for me and otherwise also, Earth Swatantra is not economic freedom only, it is beyond that. It is a freedom to create values, ethics, wisdom, social responsibility, which many times we all are missing and we are not talking about it. In Indian thought, if I look at, Earth was always guided by Dharma. They were correlated, they were linked and very closely linked. अब धर्म क्या है? So if I will go on that again, it will be a full lecture series, it can be. But dharma is anything what we are doing. If we are doing it for a bigger cause or with the social cause or whatever is happening, if it is for me or for the universe or the society at large. This is what I understand. So for me, Indian economy in totality, if we look at in past, was always for others. And education in totality was working as tool, as empowering tool to ensure that whatever is created for the society, generated for the society, is for the society. In last few decades, we can say, or centuries, the meaning of education has changed completely. We have become very myopic, and we thought that education means employment, education means empowerment to get jobs, but enlightenment is missing completely out of it. And I personally feel that education should give a clear knowledge with wisdom about what type of growth is meaningful, what art we want to generate, create in the society, what innovation, if we talk, is ethical, especially in the AI perspective we are talking about nowadays, what business models serve the society at large, what technologies protect human dignity and how they work. Lot of things are there which are correlated with education. पहले शिक्षा की जब हम बात करते थे, वो ज्ञान से लिंक होती थी। ज्ञान से विज्ञान आया, विज्ञान ने कहा ज्ञान का एप्लीकेशन होगा, तो और ज्ञान को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। We said anything which is not scientifically validated that it can be applied is no more jnana or wisdom. It is something Indian mythos may can be there, or people may be talking about it. But it is not like that. We have to go back somewhere and see in deep that we start asking question to ourselves that whatever I have learned, if it is really useful. In education perspective, nowadays including Shobit University, we all are working on a lot of patents, we all are working on a lot of research, so-called innovations, and many more things are happening. Because they are counted for accreditations, approvals, and whatnot, and rankings also. But my concern always is when there is someone who is awarded a PhD, and if I meet at all, I ask him, your PhD is useful for which area of the country?
what will happen to your PhD if it will go in the library and show Ganga, or it is going to help someone. If it is not going to help someone beyond yourself, then you have not generated any earth. There is no meaning, even earth in Hindi is meaning also. There is no meaning, it is useless. It is very selfish effort, but you